अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, प्रोग्राम की होस्ट रबी एहसन ज़ाती मसरूफियत के बायस आज प्रोग्राम होस्ट नहीं कर सकेंगे, जिसके बायस ये जिम्मेदारी आज मुझे अदा करना होगी। तो नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे एक नून लीग जीत के लिए तैयार। नवाज शरीफ ने मौशियत की बहाली का प्लान पेश कर दिया। इंडस्ट्री में लगने वाली रकम से मुतल्लिक नहीं पूछा जाएगा। मौशी पॉलिसी का भी ऐलान कर दिया। इसके साथ कहते हैं कि कारोबार की तरक्की के लिए शरह सूद में कमी का इंदिया उन्होंने दिया है। इसके साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे के मौके पर नवाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालने के बाद कौन से अहम इकदाम उठाने का ऐलान किया है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने की सूरत में नवाज शरीफ से हल्फ लेने का ऐलान कर दिया। किसी जमात का नहीं, हर पाकिस्तानी का तर्जमान हूँ। सदर पाकिस्तान ने खुद को PTI से दूर कर लिया। चेयरमैन PTI की इलेक्शन में शमूलियत अदालती फैसले से मशरूत करार दे दी। फौज और चेयरमैन PTI के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी का भी एतराफ़। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में आरिफ अलवी ने मजीद क्या इंकशाफात किए, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ बात करेंगे चेयरमैन PTI की साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक की तौसी। अटार्नी जनरल साइफर केस के जेल ट्रायल से मुतल्लिक काबीना की मंजूरी की दस्तावेजात आज भी क्यों पेश न कर सके। दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इसके साथ आपको बताएंगे नाजरीन, IPPs को नवाजने का बड़ा इंकशाफ। हुकूमत ने IPPs को गुज़श्ता बरस अदायगियों की ताखीर पर 100 अरब रुपए जुर्माना अदा कर दिया। डिस्कोज बिजली चोरी और रिकवरी रोकने में नाकाम। दूसरी जानिब बरतानिया के बड़े किंग चार्ल्स 3 अवार्ड्स के लिए 3 पाकिस्तानी मुंतखब। वो कौन सी शख्सियात हैं, ये भी आज आपको प्रोग्राम में बताएंगे। तो प्रोग्राम में स्टूडियो में हमारे साथ हैं रूफ क्लासर साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इसाक खाकवानी साहब। इसाक खाकवानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नवाज शरीफ साहब ने भी मौशियत बहाली से मुतल्लिक अपना प्लान पेश कर दिया। नून लीग बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है, हर रोज़ कोई ना कोई उनकी तरफ से एक्टिविटी सामने आ रही है। पीपल्स पार्टी भी किसी न किसी तरीके से मोमेंटम बिल्ड कर रही है। बिलावल भुट्टो ने भी कुछ मुतालबात रखे हैं और कुछ तसल्ली दिलाई है, गरचे की बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान की अभी भी, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग काफ़ी हद तक मुतहरिक है। इस्तेहकाम पाकिस्तान का इस हवाले से मंशूर उनका आवाम को क्या मौशियत में आवाम के लिए क्या बड़ी तब्दीलियाँ लाएंगे? थोड़ी सी खामोशी है 1-2 जलसों के बाद, क्या वजह सर इसकी? अब भट्टी साहब, आपको वेलकम है जी कि आपके साथ पहली दफा मुलाकात है। आपने माशाल्लाह 4-5 सवाल इकट्ठे कर दिए मुझे, तो मैं उसको एक करके जवाब मैं देना चाहूँगा। एक तो ये है कि अगर आज मैंने तो उनका प्रोग्राम नहीं देखा नवाज शरीफ साहब का कि उन्होंने अपना प्लान रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी के ऊपर क्या कहा है, मगर ये उनका बड़ा ज़बरदस्त एक धोखा हो गया है शहबाज शरीफ के साथ कि अगर इनके पास इतना प्लान था तो इन्होंने पिछले 15-16 महीने अपने भाई की हुकूमत को क्यों नहीं बताया कि वो क्या करें ताकि मुल्क के लिए कोई आसानी पेश हो, बजाय आज उन्होंने अपने आने के बाद अपना प्लान बना रहे हैं। इसका मतलब है कि वो पिछली हुकूमत को और अवाम में कोई फर्क डालना चाहते थे कि उनके पास प्लान था मगर उन्होंने उस वक्त दिया जब भाई की हुकूमत खत्म हो गई। ये तो एक अच्छा अंदर नहीं समझा जाएगा। शरारत कर रहे हैं खकवानी साहब, आप शरारत कर रहे हैं, भाइयों को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको ईमानदारी से कहा, मैंने नहीं देखा उनका कि उन्होंने क्या प्लान दिया, मगर आपको एक चीज, अगर मेरे पाकिस्तान के लिए मेरे पास कोई प्लान है तो मैं उस वक्त क्यों पेश करूं जब मैं खुद आगे हूं। मैं उन लोगों के लिए बेहतरी के लिए, पिछली हुकूमत भी मेरी थी, उसमें भी मैं दे सकता था लोगों के लिए भलाई का काम। आज मैं शरारत की बात नहीं है। आप ठंडे दिल से क्लासर साहब सोचें कि मैं एक चीज अच्छाई है पाकिस्तान के लोगों के लिए, मैं उसको 15-16 महीने अपने पास रखूं और ना बताऊं, ये तो कोई मुनासिब बात नहीं लगती। आज क्यों उन्होंने आकर उनके पास पता नहीं क्या प्लान है, बट वो प्लान तो अलग डिस्कस हो सकता है। मैं तो उसकी सेहत के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये चीज अच्छी तरह से इसका लोगों में असर नहीं जाएगा। अगर मेरे पास कोई अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी चीज हो तो मुझे उस वक्त देनी चाहिए जब उनको, जिस वक्त मेरे पास वो अकल में समझ में आए। ये तो नहीं है ना कि मैं उनको 15-16 महीने रुला के फिर उसके बाद अब बुरा भला लोग मुझे कहें और फिर मैं कहूँ कि अच्छा हाँ तो मेरे पास तो प्लान है, मैं करने लगा हूँ आपके लिए। ये आप सोचिए ना, साहब उन्होंने अपने लिए भी तो कुछ प्लान रखना था ना, ताकि चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो सके। वो सारे प्लान तो अपने भाई को उन्होंने नहीं देने थे।
ये एक सेल्फिश अप्रोच है। ये मेरी अपनी जात के लिए है कि पाकिस्तान के लोगों के साथ जो कुछ होता रहे वो होता रहे, मगर मैं उस वक्त बताऊंगा जब मुझे कोई हुकूमत का चांस मिलेगा। ये तो अभी पता नहीं फरवरी में क्या होता है, इलेक्शन किस तरह होते हैं, आपको क्या मौका मिलता है। आपको तो पाकिस्तान के लोगों ने जितनी मोहब्बत से आपको 4 दफा, अब 4थी दफा मौका दे रहे हैं और 3 दफा आप हुकूमत कर गए हैं, 2 दफा चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं, आपका लोगों पे हक बनता है, शुफा है आप पर। आप बताना चाहिए, आपको जो चीज अच्छी हो आप आवाम को बताएं कि आपके लिए मेरा ये प्रोग्राम है। सर आपने बड़ी तफसील से ये बातें सारी बताई हैं। एक तो आपने कहा जी मुझे उनका, स्टार्ट में आपने कहा कि मुझे उनका नहीं पता कि उन्होंने कौन सा ये मुआशी प्लान दिया है। सर आप समझते नहीं, जब आप भी मार्केट में बैठे हैं, बाज़ार में बैठे हैं, सियासत का बाज़ार ही सही, तो आपको अपने सियासी मुखालफिन के बारे में खबर नहीं रखनी होती कि आज के दिन उन्होंने कहाँ तकरीरें की, क्या कहा, क्या प्लान्स दिए, क्या नक्शा दिया। आप अगर आपको थोड़ा सा दूर रखेंगे इन मामला से तो दौड़ में बहुत पीछे नहीं रह जाएंगे। अपने मुखालफिन की तो खबर रखनी पड़ती है। लगता है आप आजकल खबर नहीं रख रहे सर। नहीं करनी चाहिए। अपना करासा साहब, मैं आपकी बात से यकीन करता हूँ कि ठीक है, और उनका कौन सा प्लान कल इम्प्लीमेंट हो जाएगा जो मैं चीज पीछे रह गया, ये बातें चलेंगी। आपका इंशाल्लाह आप जैसे दोस्त मौजूद हैं वो बातें करेंगे। इनको जो मौका मिलेगा, फरवरी के बाद मौका मिलेगा जनाब, तो कौन सी चीज मेरे से ट्रेन छूट गई जो मैं रह गया हूँ पीछे, ये कल आ जाएगा अखबारों में, इसकी तफसील आ जाएगी। आप नकाब। अच्छा खगवानी साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, जो पूरा क्रक्स था। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जो मौशियत बहाली के लिए इंडस्ट्री के अंदर जो रकम लगनी है उसका हम नहीं पूछेंगे कि रकम कहां से आई है। एक बहुत बड़ा पॉइंट था उस वक्त जब FATF की तलवार सर पे लटकती रही और बड़ी मुश्किल से हम उससे निकले। तो वो कैसे ये कंसीव कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनकी जब गवर्नमेंट आएगी और वो ऐसा पॉलिसी इंसेंटिव देंगे कि जो आए इंडस्ट्री में पैसा लगाए, सोर्स नहीं पूछा जाएगा। आप खुद भी सारे सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, क्या अब ये मुमकिन है? मैं नहीं समझता। ये ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें पहले हुई हैं इस किस्म की चीजें कि ये आएंगे लोगों से। अभी भी यही कह रहे थे कि डॉलर जो बाहर जा रहा है उसके लिए हम उनसे किसी से नहीं पूछेंगे कि आपकी डॉलर की कमाई क्या है। और ये चीजें बाजार में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं इसी के ऊपर, ताकि लोग आए और कोई इन्वेस्टमेंट करें। कभी कहते हैं कि सऊदी अरेबिया से 80 अरब का आ रहा है, कभी रेको डिक का 80 कितने बिलियन का वो आ रहा है, प्रोग्राम आ रहा है। इस तरह ये लोगों को एक चीज राह पे लगाने के लिए तमाम हजरात यही बात करते रहते हैं, चाहे जिसको भी मौका मिलता है वो ऐसी बातें करते हैं ताकि लोगों का एक ढारस लगी रहे। वैसे सर अगर उन्होंने ये पॉलिसी दे दी तो आपकी पार्टी को तो सबसे ज्यादा ये पॉलिसी सूट करेगी कि इंडस्ट्री में पैसा लगाएं और सोर्स नहीं पूछा जाएगा। नहीं, हमारा तो कोई इंडस्ट्री के साथ कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ये वाकई लोग ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने के लिए एक तरीका कार है तो कई मुल्कों में ऐसी पहले चीजें हो चुकी है कि ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए पहले भी यहाँ पाकिस्तान में भी कई 1-2 दफा स्कीमें आ चुकी है। और ये एक और स्कीम है और इसको लोग अच्छा भी समझते हैं और कई हजरात इसके नकाद भी हैं और बाहर के ममालिक के लोग भी इसको कोई अच्छी निगाह से नहीं देखते कि जी इनको वाइटनिंग ऑफ द ब्लैक मनी को करने के लिए ये वो तो लोग क्या करते हैं कि इंडस्ट्री में कम लगाते हैं, अपना पैसा वाइट करके और तरीके और जगह लगा लेते हैं। आप उनके से कैसे पूछेंगे कि ये क्या है, क्या कौन सी इंडस्ट्री लगी? वो कह रहे हैं जी हमारी बन रही है, लग रही है, मशीनरी आ रही है और उसी के अंदर वो चलते रहेंगे, कई साल लगा देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि मैं इस चीज को इतना ज्यादा नहीं समझता। हो सकता है उनके ज़हन में ये वाइट मनी करने के लिए कोई स्कीम है। अच्छा, स्कीमें खगवानी साहब हमने माजी में देखा जो शरीफ फैमिली पे इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं बहुत सारे कि वो जो भी कोई एक्ट लाते हैं, कोई कानून लाते हैं, कोई एमनेस्टी लाते हैं, कोई स्कीम्स लाते हैं, मतलब 92 का वो बदनाम ज़माना एक्ट था, इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, जिसके ज़रिए डॉलर जो है ना वो अकाउंट से बाहर भेजे गए। बाद में पता ये चला कि सबसे बड़े बेनिफिशरी तो वही थे जिसमें काजी फैमिली आई, हुदैबिया पेपर मिल का मनी लॉन्ड्रिंग 4 बिलियन इसाक वो डार साहब के वो एफिडेविट, तो उसके बेनिफिशरी पता चला वही थे। हालांकि उस वक्त कहा गया इकॉनमी हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉलर का फ्री फ्लो होगा। आप समझते हैं जब नवाज शरीफ साहब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जनाब कि आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, ये फिर उसी तरीके का कोई काम तो नहीं हो रहा कि पार्टीज खुद जो हैं, सियासी घराने, बड़े बड़े लोग
तो ये फिर वो पैसा जो ब्लैक मनी पड़ी है उसी को खुद वाइट करने का एक उनकी स्कीम होगी आने वाले दिनों में। ये मैं इल्जाम तराशी इस मौके पे मेरे हम इल्जाम नहीं, पॉलिसी की बात कर रहे हैं सर कि इस तरह की पॉलिसी मैंने तो आपको पहले खुद कहा है कि ये ऐसी पॉलिसियां वाइटनिंग ऑफ द ब्लैक मनी पहले कई दफा इसके चीजें हो चुकी हैं, और उसका जो लोग बैठे हैं जो इस सिस्टम को समझते हैं वो बता देंगे कल इंशाल्लाह आपके अखबारों की जीनत बनेंगे और वो बता देंगे कि जी पहले जो ऐसी चीजें हुई हैं उनका क्या खकवान साहब एक और बात बताएं, आपने भी दुनिया फिरी है, दुनिया देखी हुई है। दुबई में हमें पता चलता है जी कि हर साल कुछ 10 अरब डॉलर्स की पाकिस्तानी को जायदादें हैं, यूके में हैं, स्पेन में हैं, यूरोप में हैं। वो क्यों नहीं पूछते इनसे कि जब हमारे लोग ले जाते, बैंकिंग चैनल से तो नहीं जाते साहब जरा पाकिस्तान से पैसा जो दुबई गया है प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, वो इसी तरह हुंडी वगैरह पता नहीं क्या सिस्टम होगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि वो किस तरह करते हैं। तो दुबई भी नहीं पूछता, स्पेन भी नहीं पूछता, यूरोपियन नहीं पूछते, यूके नहीं पूछता कि किधर से पैसा कहाँ से आया है। तो वहां भी तो ये सिस्टम है, तो हम क्यों पूछते हैं कि ठीक है वहां का क्या सिस्टम है? आप थोड़ा सा इसको मिक्सअप कर गए सर। मेरी गुजारिश है कि लंदन की तमाम अर्बन प्रॉपर्टीज का सिर्फ और सिर्फ चलती इसी बुनियाद पर है कि बाहर से लोग पैसे ले आते हैं और वो आकर वहाँ उनकी चीजें 1 नाइट्स ब्रिज 2 नाइट्स ब्रिज फलाने ये बेहतरीन इलाकों में चीजें खरीदते हैं। उनको फायदा है इस चीज में कि उनके यहाँ पैसा आ रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है ऐसी चीज नहीं होती क्योंकि यहाँ पैसा आता नहीं है, यहाँ से पैसा बाहर जाता है। कैसे जाते हैं सर खकवानी साहब? आप उनके साथ हुकूमत में रहे हैं, प्लीज अपना मुआवजा ना करें कि जी वो भी ब्लैक करते हैं, वो ब्लैक करते हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करते हैं। यहाँ से पैसा उठा के बाहर ले जाना कौन सी मुल्क की बेहतरी है? नहीं सर, मैं पूछता हूँ कि जब बैंकिंग चैनल से पैसा पाकिस्तान से नहीं जाता, दुबई भी नहीं जाता, यूके यूरोपियन कहीं नहीं जाता, बैंकिंग चैनल का हिसाब नहीं। हमने दुबई लीक्स की है, मैंने उसे थाउजेंड्स ऑफ नेम दिए थे किन किन लोगों के प्रॉपर्टीज है वहाँ पे। 4-5 साल पहले स्कैंडल ब्रेक किया था, बड़े बड़े लोग शामिल थे उसमें। तो ये पैसा यहाँ से कैसे जाता है? क्या हमारी जो क्लास है ये बहर अपने अकाउंट है इनके, ये पेमेंट्स वगैरह उधर ऊपर लेते हैं या अकामा वगैरह या अकामे के नाम पे जो वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाए जाते हैं उन्हीं में पैसा रखा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिशियन का, बिजनेसमैन। हाउ इट्स डन? मतलब इस वक्त सबसे हर आदमी की जबान पर है किस तरीके से मोनी सिलाई साहब बाहर पैसे लेके गए। आपको भी पता है? नहीं, मुझे नहीं पता वो कैसे लेकर गए हैं सर। आपको खकवानी साहब अंदर के बंदे को आप बताएं कैसे लेकर गए हैं? मुझे वक्त नहीं पता। मैं अंदर का बंदा हूँ, यानी मैं उसका बैग उठा के गया था आज अंदर का बंदा। अंदाजा करें, एक चीज सारी दुनिया कह रही है किस तरीके से जहाजों में बाहर गए, स्पेन में गए पैसे, वो तो खुश होते हैं। आपके यहाँ कोई डॉलर लेकर आए ना, कोई पूरा जहाज भर के यहाँ ले आए पाकिस्तान में, तो यहाँ खुश नहीं होंगे स्टेट बैंक वाले के यार हमारे यहाँ डॉलर आ रहा है? वो अगर स्टेट बैंक में ले गया तो, अगर वो स्टेट बैंक में ले गए रास्ते में रह के कहीं पे डॉलर। आप मेहरबानी करके इस चीज को दोनों को मिक्स ना करें। पैसा पाकिस्तान के अंदर आकर कोई लगाए, इट इज वेलकम। पाकिस्तान का पैसा बाहर लोग लेकर जाएं, वो वेलकम करते तो यही बात तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना कि पैसा लगाएं इंडस्ट्री बाहर से, किधर से हम नहीं पूछेंगे। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। ये सवाल तो नवाज शरीफ साहब ही बताएंगे ना जनाब के उनका क्या इरादा है, उसकी वो पहचान जो लोगों ने उन्होंने करनी है, जो इसके आदमी इस तरीके से पहले देखते रहे, वो मेरे से ज्यादा इल्म रखते हैं इस चीज में काम करने के लिए, तो लिहाजा वो आपके सामने आ जाएगी सारी चीज। आज उन्होंने बात की है तो हम सारे उसकी सेहत पे इतराज करें या अच्छा सर, आपका क्या मुआशी प्लान है सर? आपकी पार्टी के 2 सवाल सर, भट्टी साहब के पास भी सवाल बड़े अहम है, वो मेरे एहतराम में चुप बैठे हैं सर। 2 सवाल सर। एक तो आपका क्या मुआशी प्लान है अगर आप पावर में आ जाते हैं और आप अपने आप इस पोजीशन में समझते हैं कि 272 सीटें, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 19 आगे पीछे हुई हैं, आप तमाम ये कंस्टिट्यूंसी पे MNAs पे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे? कोई आपने लिस्ट बनाई है कि कितने लोग टोटल आपकी पार्टी का इलेक्शन लड़ेंगे? और अगर आपकी पार्टी पावर में आती है तो आपको क्या चांसेस हैं आपको अपनी पार्टी के पावर में आने के? या अलायंस बनाएंगे कल को वही नवाज शरीफ साहब के साथ, तो कभी बाप, तो फिर उसमें MQM, तो वही भानुमती का कुंभा वगैरह। जो आपकी क्या अप्रोच है, गोल क्या है आपका सर? कोई ना कोई गोल तो होगा ना, पॉलिटिक्स में रखा जाता है हमने इतने तक जाना है। एक रियलिस्टिक गोल है, एक पब्लिक होता है सर। तो जरा थोड़ी सी कुछ शेयर करें प्लीज। ये काफली कितनी बड़ी पार्टी थी? 10 सीटें मिली थी पूरे पंजाब में।
आपका टारगेट वो है सर, 10 सीटें हैं? नहीं, मैं याद कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी पार्टीज भी जब वो अपना एक नस्बुल ऐन में अपना एक टारगेट रखते हैं तो वो कामयाब भी होते। मेहरबानी करके आप सवाल तो जवाब तो सुनने जरा थोड़ी सी सर। इसी तरह से ANP वाले हैं, कितने अरसे से वो एक इलेक्शन में तैयारी करके आते हैं, वो अभी तक किसी तरह हुकूमत में, वफाक की हुकूमत में नहीं आ सके। फजल रहमान साहब कितने अरसे से हैं, वो अपने आकर उन्होंने कभी हुकूमत बनाई है किसी जगह पर? MKM वाले कितने 43 उनके 23 सीटें थी नेशनल असेंबली में, वो आकर वजारत का कोई चीज मिल जाती है मगर हुकूमत तो नहीं मिलती जनाब। इसी तरीके से अगर एक 3-4 महीने के अंदर कोई पार्टी आई है, अगर उसके अंदर इलेक्शन रिजल्ट में और उसके अंदर लोगों की अप्रिसिएशन जो होगी वो और देखा जाएगा। इमरान खान साहब 96 से शुरू है, 2013 तक सिर्फ पूरे सिंध में एक डॉक्टर अलवी साहब की सीट मिली थी और बाकी 7 सीटें पंजाब में मिली थी। तो क्वेश्चन ये है कि आई डू नॉट नो कि जी हमें लोग किस तरह पजीर राय करते हैं, हमारे साथ लोग क्या आगे से इलेक्शन में क्या। सर एक मॉडल और भी तो है खकवानी साहब, आपके सामने एक बड़ी खूबसूरत एक मिसाल और भी तो है ना, जैसे आपने खुद बड़ी प्यारी बात की कि PMLQ जो है इनकी 10 सीटें थी पंजाब में सर, 10 थी मेरा ख्याल है, MP थे, उन्होंने पूरी वजारत ले ली, वो तो वजीर आला बन गए ये परवेज इलाही साहब। तो मतलब 10 सीटों के साथ इस मुल्क में वजीर आला बने। बाप पार्टी थी, वो 6-7 सेनेटर थे, वो चेयरमैन सेनेट बन गए संजरानी साहब। आप इतने क्यों थोड़े से मायूस से लग रहे हैं सर? आपके पास ये दो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि जी क्या होगा। आज जब 10 सीटें इनको मिली थी क्यू को, तो उस वक्त चूंकि अपना नून लीग और PTI के अंदर 6 सीटों का नून लीग वर्तनी थी, लिहाजा उनकी पोजीशन बनती है इस रिजल्ट्स की वजह से। मैं तो नहीं कह रहा कि जी वो 10 सीटें हमें भी मिल जाए तो हम भी ये सूरत हाल, इट डिपेंड्स कि जी वहां पर बाकी लोगों में कितना फर्क है। अगर वो थोड़ा सा फर्क रह गया था तो लिहाजा उनकी एक पोजीशन निकल आई। इसी तरह अगर एक 50 सीटों का फर्क हो, फजल रहमान साहब का 2002 के अंदर 1 सीट से हारे थे प्राइम मिनिस्टरशिप, तो मुकाबला था जनाब। तो इसी तरीके से उसके हालात उस पर नजर नहीं आते जनाब कि जी क्या होगा और कैसे लोगों का रवैया होगा, लोगों को इलेक्शन कैंपेन में किस तरह पजीर राय मिलती है, किसी को पजीर राय नहीं मिलती। वो दोज आर द फैक्टर्स जो डिटरमिन करेंगे जनाब। अच्छा जी जुमा 4 दिन वो हुकूमत एक पार्टी बनी है, आप मुझे पूछ रहे हैं कि आपकी कितनी सीटें हैं? आप तो सर जी फिर आप वेट कर लेना। आप सर 5 साल नहीं खकवानी साहब, 2 रास्ते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है सर। इमरान खान साहब भी सारी उम्र यही कहते रहे जी मुझे कि मैंने 96 में पार्टी बनाई थी, 97 में इलेक्शन लड़ना पड़ गया था, 1 सीट ही नहीं मिली, और फिर कहते हैं मैं नादरन एरियाज में जो अपनी उन्होंने बुक में लिखा है माई पाकिस्तान में, फिर मैं वहाँ अपना डिप्रेशन दूर करता रहा। और उन्होंने कभी ये कहना था कि मुझे उस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था, ऐसे एम्बेरसमेंट हुई, वर्कर डिमोरलाइज हुआ और फिर लंबा प्रोसेस लगा। तो खान साहब ने भी एक किसी तरह उन्होंने कहा 96 में पार्टी बनी, 97 में इलेक्शन लड़ा, नहीं लड़ना चाहिए था। तो आप खुद कह रहे हैं जुमा 8 दिन हुए, या बल्कि आपने 4 दिन कहे थे, 8 दिन भी नहीं कहे। तो आप वेट कर लें, पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे जब आके पॉपुलर करें, ऑर्गेनाइज करें, तो अगले जो इलेक्शन होंगे 2028 में उसमें लड़ लीजिएगा सर। इतनी जल्दी क्या है फिर आपको? अपनी पार्टी का हमारा अपना फैसला है ना जनाब, हमने किस तरीके से कितनी मेहनत करके आगे जाना है। हम लोगों की बात तो सुनने के लिए नहीं आए ना कि जनाब आप घर बैठे और नहीं, लोगों से वोट लेने हैं खकवानी साहब, अब आपसे पूछे लोगों से वोट लेने हैं। नहीं सर जी ठहरे ना खकवानी साहब, लोगों से वोट लेने। इस वक्त 30-40 आदमी जो पिछली हुकूमत में MPA MNA रहे हैं, वजीर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। लेट्स सी वो लोग उनकी क्या पजीर रहे हैं। बात सुने खकवानी साहब, मुझे ये बताएं, लोगों से वोट लेने के लिए ठीक है, लेकिन लोगों की बात सुनने के लिए आप कहते हैं क्यों सुने हम? ये थोड़ा सा की बात समझ नहीं। वोट किसकी? मैंने कहा कि मैंने नहीं बात सुनना। अभी आपने कहा ना कि लोगों की क्या सुनना। आपका वन इंडिविजुअल तो मेरे इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं। मैंने आपसे तो पूछ के इलेक्शन नहीं लड़ना ना, मैं ये कह रहा हूँ सर मेरे आपके हल्के में खकवानी साहब ठहरे हैं, आपके हल्के में मेरे कुछ वोट हैं। इंचार्ज नहीं है,
जस्ट बिकॉज आप टीवी पे बैठे तो आपसे मैं एक लफ्ज अपना आप जाती बात किए तो आपने पूरा पाकिस्तान अपने साथ मिला लिया। सर बात सुने, आपके हल्के में मेरे कुछ वोट हैं। आपकी जो सजेशन है, इट इज अ पर्सनल डिसीजन, इट इज नॉट ऑफ द एंटायर आपका जो टीवी का हाउस है वो सारा साथ नहीं है। जहां जहां पूरा पाकिस्तान आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि वी मेक एन एफर्ट, और एफर्ट के साथ ही हुकूमतें और आगे पार्टियां चलती हैं। खाकवानी साहब मुझे अगर थोड़ी सी इजाजत दें, कम हो जाती है। खाकवानी साहब आप ये तो मानते हैं ना, आपके हल्के में मेरे कुछ वोट हैं कि नहीं है सर? अच्छा, फिर ये भी अब आपको बुरा लगेगा कि आपके जो इन लॉज हैं वो मेरे हल्के से 2 हल्के दूर हैं। लेकिन हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं सर, पता है आपको। पर एनीवे सपोर्ट मेरे सिर आंखों पे सर। अच्छा सर, मैं खाकवानी साहब आपकी वजह से कभी नहीं सपोर्ट करेंगे जिस तरह आप कर रही है। लेकिन खाकवानी साहब, मैं जो भी आपसे क्वेश्चन करने लगा हूं ना सर, आपकी अपने हल्के में भी क्लासेस आपके तरफ से भी वोट बढ़ सकते हैं। किसी खानदान में किसी अच्छे जवाई को भी कोई अच्छा कहता है? कभी नहीं कहते अच्छे जवाई। आपने तो सर जी हमारी पूरे पाकिस्तान के सामने कोई छोटी मोटी बनी हुई थी, आप तो खान साहब वो सारे वो आपने मुआवजा किया कि मेरे वो बड़े दोस्त हैं। मुझे पता है सर, आई नो दे हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू सर, और पूरे बिहारी में वो ठीक है, सब लोग आपकी इज्जत करते हैं। 2 हल्के दूर है भाई साहब। चले सर। अच्छा खाकवानी साहब, क्लासेस आपके जो सवाल के बाद आपने जो पूरा एक जस्टिफिकेशन आपने डेवलप की है, उसकी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मान लिया जो कुछ आपने हमें समझाने की कोशिश की, व्यूअर्स भी समझ गया, मैं भी समझ गया हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, चलें ठीक है, सपोज हम ये कर लेते हैं नून लीग और अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर कोई गवर्नमेंट बना लेगी। आप जिस लेवल के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस विजन के साथ आ रहे हैं, ये क्यों जमहूरी निज़ाम के अंदर सिर्फ बरसरे इक़्तिदार या हुकूमत में शरीक जो जमातें हैं, सिर्फ वो नहीं बल्कि इफेक्टिव अपोजिशन भी मुल्क और कौम के लिए बड़ा प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकती है? हमारे ये क्यों कंसेप्ट है कि सिर्फ हुकूमत का हिस्सा बन के ही अवाम और मुल्क की तकदीर संवार सकते हैं? तो सवाल ये है कि अगर आप सपोज आप नहीं गवर्नमेंट बना पाते, तो क्या मरकज या पंजाब के अंदर फिर आप स्ट्रॉन्ग वे में सही मानों में अपोजिशन के अंदर बैठने को तैयार होंगे, या फिर नून लीग के साथ छलांग मार के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी इक़्तिदार का हिस्सा बन जाएगी? मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं भट्टी साहब, ऑनेस्टली इस वक्त जो ग्राउंड पे पोजीशन है, वो जितने मीडिया में और बाकी हजरात उसकी कोशिश कर रहे हैं कि जी नून लीग को जबरदस्त किस्म की पजीराई मिल रही है, ईमानुल्लाह ये बात ग्राउंड पे नहीं है। अच्छा, नंबर 1, वहां पर इनको 15-16 महीने जो इन्होंने हुकूमत की है, इसका काफी नुकसान पहुंचा है, और वो जो भी उनकी वजूहात हैं, वो अब उस वजूहात को कह रहे हैं कि हमने डिफॉल्ट को बचाने के लिए ये कुर्बानी दी है। ये इतना तो वो मान गए ना लीडरशिप। तो क्वेश्चन ये है कि उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत ली और जिस तरीके से चलाई, वो मेरा उसके अंदर कुछ कहना मुनासिब इसलिए नहीं है कि लोगों को अंदर जो चीज गई है, और लोग आपको जब कैंपेन हो रही है तो पता लग जाएगा आपको, आपका जो जलसों में लोग पजीराई जो आपको आकर लोगों ने इलेक्टेबल्स या बाकी लोग आकर आपसे टिकट्स के लिए दरखास्तें देंगे, उससे भी मौजना हो पता लग जाएगा आपको। ये आखिरी महीने तक नहीं पता लगेगा कि कौन इलेक्शन जीत रहा है या कौन नहीं जीत रहा। इस वक्त ये हालात है मुल्क के। अच्छा, लास्टली सर, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने आज तकरीर की है, मकसद ये था, उन्होंने कहा जी ओल्ड गार्ड्स जो हैं, बाबे तो नहीं कहा उन्होंने, जो पुराने लोग हैं उनका कहना था वो छुट्टी करें, रिटायरमेंट लें। ही वॉज रिफरिंग टू मे बी नवाज शरीफ साहब, मे बी शहबाज शरीफ साहब, मे बी आसिफ अली जरदारी साहब, सारे। तो उन्होंने कहा नौजवानों का दौर है, एंड उन्होंने खुद अपने आप को एज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पेश भी किया है। ये भुट्टो साहब थे, मेरा ख्याल है वो 40s में प्राइम मिनिस्टर बने थे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी 30s में बनी थी, बिलावल खुद इस वक्त 30s में है। सो एक उनकी अपने थे वो समझते होंगे कि लेगेसी है हमारी 30s और 40 में प्राइम मिनिस्टर बनने की। तो आपको कितना लग रहा है कि ये बिलावल भुट्टो साहब के चांसेस हैं कि वो कोई पब्लिक सपोर्ट, कोई इधर उधर की सपोर्ट, कोई फलां की सपोर्ट, कि वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, या नवाज शरीफ साहब के साथ वैसे ही एक दिल पिशोरी की जा रही है उनकी? मेरे ख्याल में जो इस वक्त उनका सिंध के अंदर तक जो उनकी पोजीशन है, बाकी जगहों पर तो ऐसी नहीं है।
सिंध के अंदर उनका वोट बैंक इंटैक्ट है, उसकी कई वजूहात हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मगर वहां पर जो हाउस के अंदर अभी उनके चांसेस इतने नहीं हैं, ये मेरी जाती राय है। मेरे पास कोई इसका एनालिसिस या कोई चीज इस तरह की नहीं है। मैं नहीं समझता कि वो इतनी जल्दी प्राइम मिनिस्टर के लिए पाकिस्तान सारा उमंड आएगा और उनको हाउस के अंदर सारा कुछ मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पर। वो फैक्टर्स जो हैं वो आप भी जानते हैं और वो लोग खुद भी जानते हैं कि जी कैसे हुकूमतें बनती हैं। इलेक्शन जीतना हारना अलग चीज है, हुकूमत बनाना अलग चीज है। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा टाइम दिया, वी आर ग्रेटफुल सर, थैंक यू। ब्रेक लेनी होगी आपने। बिल्कुल कर साहब, ब्रेक भी लेंगे लाजमन। ये जो अभी हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, आरिफ अलवी साहब का अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर जहाँ पर एक जानिब तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा फील किया कि हमें फील करवाया कि थोड़ा सा डिस्टेंस में है वो पीटीआई के साथ। पहले दफ़ा वो कामयाब नहीं हो सके जब उन्होंने फ़ौज और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान में एक ब्रिज का रोल प्ले करने की कोशिश ही कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ से भी हल्फ लेने की ज़रूरत पेश आए तो हल्फ ले लेंगे, और कुछ वो चीज़ें कह रहे थे कि मेरे मनसब के मुनाफी थी, मैंने नहीं की। तो आप समझते हैं कि अब फ्यूचर के अंदर अलवी साहब पीटीआई के साथ कहीं खड़े दिखाई देंगे? मेरा ख्याल है उस दिन फैसल वाटर साहब हमारे साथ आए हुए थे। हम कह रहे हैं कि ब्रेक ले लेते, मैं ब्रेक ले लें। यहाँ पे जी, चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जेल ट्रायल से मुतल्लिक हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसीह कर दी गई है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाह खवर साहब। शाह खवर साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह खवर साहब, जानना चाहूँगा अदालत में आज क्यों जेल ट्रायल से मुतल्लिक जो मतलूबा दस्तावेज़ात थी, बिलखसूस वफाकी काबीना की जो अप्रूवल से मुतल्लिक थी, वो पेश नहीं की जा सकी। जो मेरे ज़राए के मुताबिक 12 इसको नवंबर को खबर चलवाई गई, 13 को भी चली कि वफाकी काबीना ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर ख़ारजा के जेल ट्रायल से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत की जो अप्रूवल की कंडीशन थी थ्रू फेडरल कैबिनेट, वो पूरी हो गई है। जबकि मेरे ज़राए के मुताबिक इससे मुतल्लिक समरी गुज़श्ता रोज़ सर्कुलेशन के ज़रिए रूल्स ऑफ बिजनेस के सेक्शन 17(1)B के तहत मूव हुई। 24 घंटे रिक्वायर्ड थे और कल जाके ये प्रोसेस पूरा होगा। तो जबकि पहले तैयारी थी, कोर्ट में पेश होना था, तो काबीना से पहले मंजूरी क्यों नहीं ली जा सकी सर इसकी? देखिए, ये एक कानूनी, बहुत ही कानूनी और जो है टेक्निकल मसला है। देखिए, उससे पहले जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था जेल में जाके, तो उनके लिए फिर उन्होंने एक मैकेनिज्म एवॉल्व किया था कि उनका जो रिमांड एक्सटेंड होना था, तो उसके लिए फिर एक तरीकाकार होता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो रिकमेंड करते हैं कि वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको जुडिशियल, जो फेडरल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है उसमें नहीं लाया जा सकता, तो लिहाजा उनका जो है वो जेल में रिमांड जो है वो एक्सटेंड किया जाए जी। तो ये 2 नोटिफिकेशन रिमांड एक्सटेंशन के लिए थे। फिर फाइनली जब इसमें चालान सबमिट हो गया तो फिर दोबारा उन्होंने, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कोर्ट के, उन्होंने, क्योंकि ये वो इख्तियार रखते हैं ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कि अगर वो चाहें कि किसी वजह से इसका ट्रायल जेल में हो, तो उन्होंने फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को लिखा कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है वो इनका जो है जेल में ट्रायल किया जाए। तो उसकी एक मंजूरी जो है वो वजारत कानून ने दे दी थी और उसके मुताबिक जो है ये जेल ट्रायल शुरू हुआ जी। लेकिन उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, ये जो इंट्रा कोर्ट अपील है जिसमें इस्लामाबाद का एक डिवीजन बेंच जिसकी समाअत कर रहा है, आज भी उसकी समाअत हो रही थी, तो उसकी समाअत के दौरान पिछली तारीख पे उन्होंने ये बताया कि हमने जो है वो काबीना से भी इस अमर की मंजूरी ले ली है कि वो जो जेल ट्रायल है वो जो कानूनी तकाजे पहले भी पूरे थे, लेकिन उसकी हमने काबीना से भी मंजूरी ले ली है। तो वो एक बात जो है अदालत के सामने है, और जो 2 दिन पहले जो इसकी जो हेयरिंग थी उसमें उन्होंने कहा है कि वो हमें पेश करें, तो आज वो अटॉर्नी जनरल ने वो सारे कागजात पेश कर दिए हैं। तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने आज भी जो है अपनी मारूजात और जो बहस है वो पेश की है, और उन्होंने जस्टिफाई किया है कि कानून के मुताबिक ये जो जेल ट्रायल हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। तो इस दौरान एक बात और भी डेवलपमेंट हुई जी कि जो लास्ट पेशी थी, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत को ये यकीन दिलाया था कि वो जो जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है उसको हम मजीद लिबरल जो है उसको करने जा रहे हैं, कि जिसके तहत वो
उनकी जो फैमिली मेंबर्स है इमरान खान साहब की भी और शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो उनको भी जो है वो इजाजत होगी। तो अभी जो लास्ट 2 दिन पहले प्रोसीडिंग्स हुई है उसमें एक बड़ा कंड्यूसिव माहौल था। एक जेल के अंदर एक कम्युनिटी शाह खान साहब यकीनी तौर के ऊपर अटॉर्नी जनरल बड़ी तैयारी करके गए, लेकिन उसके बावजूद वो हुक्म इम्तना खत्म नहीं करवा सके और हुक्म इम्तना मजीद एक्सटेंड हो गया। तो इसकी क्या वजह मुमकिन तौर पर हो सकती है? क्यों अदालत मेरा ख्याल ये है, देखें, चूंकि अदालत ने इस मसले को आज अटॉर्नी जनरल साहब की जो जितनी भी बहस थी, उनकी जो मारूजात थी, उनको तो उन्होंने नोट कर लिया। तो चूंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, तो ये एक रूटीन मैटर है, कोई इतना मैं नहीं समझता कोई इतना इशू नहीं है कि उन्होंने फिर कहा कि हम जो पीटीआई के वकील हैं इमरान खान साहब के, उनको हम जो है वो मंडे को सुनेंगे और इसकी समाअत जो है वो सुबह ही स्टार्ट हो जाएगी। और उन्होंने ये भी वाजे कर दिया बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस जो है मियां गुल हसन कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर ये कहा कि हम जो है पीटीआई के जो काउंसिल हैं उनसे तवक्को करते हैं कि वो अपना जो गुजारिशात हैं या जो भी उनकी बहस है वो मंडे को कंप्लीट कर लेंगे पीर वाले दिन, और पीर वाले दिन ही वो इस पे अपना कोई डिसीजन दे देंगे। सर आपने बड़ा तफसील से पूरा इस, क्योंकि आप प्रोसिक्यूटर हैं साइफर केस के, आप इसकी पूरी टीम को हेड कर रहे हैं, आपको सारा पता है। तो इसमें जब उनकी फैमिली को अलाउ किया जा सकता है, फैमिलीज को जो साइफर केस के इसमें है, ट्रायल में है, इमरान खान साहब हूँ या शाह महमूद कुरैशी साहब हूँ, तो मीडिया को अलाउ करने में क्या हर्ज है? मतलब हर एक रिपोर्टर, एक सहाफ़ी जा सकता है, जस्ट टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द होल प्रोसेस। अगर फैमिलीज बैठ सकती हैं तो मीडिया भी तो वही रिपोर्ट करता है ना कि जो अदालत में जो कुछ हो रहा होता है, तो सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। असल चीज़ तो लड़ाई उसी पे है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए या उसमें मीडिया होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। वंस द मीडिया इज देयर, इट्स ओपन ट्रायल। तो उस पर क्या आपकी रिजर्वेशन है? आप क्योंकि प्रोसिक्यूटर हैं, आपसे समझना चाहते हैं सर। देखिए रब साहब, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो कल हुई है सर। कल जो है एक शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने जेल ट्रायल के खिलाफ पहले जो जज हैं, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है इस ट्रायल कोर्ट के, उनको एप्लीकेशन दी थी कि आप जो है ये जेल ट्रायल ना करें, इसको ओपन ट्रायल करें। तो उसके ऊपर जो है उन्होंने फैसला जो है वो उनके मुखालिफ दिया, तो जिसको एक क्रिमिनल रिवीजन में हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से। और वो जो केस था वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में बतौर सिंगल जज लगा और उस पे बहस हो चुकी थी, फैसला महफूज था, और कल उसका मुफस्सल फैसला जो है सामने आ गया। उन्होंने जो उनकी जो मारूजात थी उनको किसी हद तक तो एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये कहा कि ये जो जेल ट्रायल जो है वो जेल में ही होगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं, क्योंकि ये प्रीरोगेटिव प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होता है कि उसने सजेस्ट करना होता है कि ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जेल में ट्रायल हो, क्योंकि वो महफूज जगह है इमरान खान साहब के लिए भी, और उनको जो मोबिलिटी है वहां से आना जाना उस सिलसिले में, तो उस पर जो कानून का ये तकाजा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ये प्रीरोगेटिव है। तो उन्होंने जो जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया शाह महमूद कुरैशी साहब की क्रिमिनल रिवीजन में, वो ये दिया कि इसको ठीक है ट्रायल जेल में होगा लेकिन ये ओपन होगा। उसमें उन्होंने जेल हुकाम को भी हिदायत की कि जो लोग इस ट्रायल में जो है वो उसकी समाअत देखने के लिए इंटरेस्टेड होंगे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो उसमें चले। तो मेरा ख्याल ये है कि उसमें जो रिपोर्टर हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन मौजूद है। नहीं, मीडिया के आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, यू आर ब्रेकिंग स्टोरी कि जी जो देखना चाहते हैं समाअत को साइफर के लिए, इसी पे तो लड़ाई चल रही थी सारी। तो मीडिया के नुमाइंदे जो हैं जो इसको कोर्ट को कवर करते हैं, आप ये कह रहे हैं एज ए प्रोसिक्यूटर वो आ सकते हैं, वो जो ही ये ट्रायल दोबारा शुरू होगा फैसले के बाद, आर दे अलाउड टू कम एंड अटेंड द प्रोसीडिंग्स, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो जो ऑर्डर में आमिर जस्टिस आमिर फारूक साहब का कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस साहब का, शाह महमूद कुरैशी की पिटीशन के उसने मीडिया का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो इंटरेस्टेड लोग वहां पे वो प्रोसीडिंग्स अटेंड करना चाहेंगे, मीडिया विल बी इंटरेस्टेड। उसके इम्प्लाइड आप ये भी ले सकते हैं कि आप बिलवास्ता तौर पे उसमें अगर कोई मीडिया के लोग भी जाके सुपरिटेंडेंट जेल को एप्लीकेशन देंगे, कोर्ट में देंगे कि वो भी इस पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उस ऑर्डर से जो कल का जस्टिस आमिर फारूक साहब का है उसके तहत
उनको एंटरटेन किया जा सकता है। अच्छा, आप एज ए प्रोसिक्यूटर क्योंकि इस केस को देख रहे हैं, आपकी अपनी क्या राय है कि मीडिया को अलाउ होना चाहिए? वो बैठे हैं क्योंकि आपने सारी फाइलें पढ़ी हैं, साइफर देखा, सब कुछ देखा है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि मीडिया वहाँ पे अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 1 मिनट के लिए कोर्ट के फैसले को हम साइड पर रखते हैं, आपकी राय बड़ी मैटर करती है सर। बताऊँ, देखिए, एक तो मैं जो है वो एक क्योंकि FIA को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एक तो बात यह है कि मैं FIA की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो कोई भी मौका इख्तियार करता हूँ। लेकिन हैसियत वकील, मैं आपको स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं ये कहता हूँ कि इसमें सिर्फ उन जो चीजें जो अदालत में सामने आएंगी ट्रायल के दौरान, जो कि वाकई ऐसी हैं कि जिसमें बाकी गैर मुतल्लिका लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाए, मैं ये समझता हूँ कि बाकी जो ट्रायल है तो बिल्कुल उसमें मीडिया को भी होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो मीडिया वाले खुद वो पूरी प्रोसीडिंग्स देखें, जो शहादत हो रही है या उस पर जरा हो रही है वो उसकी सही मानों में रिपोर्टिंग करें, क्योंकि वो वहां पे मौजूद जो लोग हैं उनसे सुनी सुनाई बातों के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं, वो इतनी अथेंटिक नहीं होती। वेरी ट्रू। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, सिर्फ उस हद तक कि जो कि इंतहाई खुफिया ऐसी चीजें हैं जिससे स्टेट के इंटरेस्ट को जो है वो नुकसान होने का खतरा है, उस हद तक तो वो एक्सक्लूड कर देना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाकी प्रोसीडिंग जो है उसमें इसको ओपन कर दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा, ताकि सही रिपोर्टिंग। आपने बड़ा बोल्ड स्टांस लिया है, वेरी काइंड ऑफ यू कि आप जो मीडिया के उसके हक में है। बड़ा मुश्किल होता है प्रोसिक्यूटर के तौर पर। वी आर ग्रेटफुल टू यू कि कम से कम आपने ये स्टैंड लिया है। और इसके साथ ये मैं ज़रा पूछना चाह रहा था कि अब तक देखें साइफर में जो बयानात सामने आए हैं, मीडिया पे रिपोर्ट हो गए हैं, वो उसमें आज़म खान साहब का बयान हल्फी था, असद मजीद साहब का सा, 1-2 और ब्यूरोक्रेट्स के थे। जो मेन इसमें स्टेटमेंट है शाह महमूद कुरैशी साहब का है, अब तक उनका सामने नहीं आ सका। आया है तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा। आपने यकीनी तौर पर सब देखे होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या इस पे स्टांस लिया है सर? व्हाट इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि आज़म खान साहब अगर वादा माफ गवाह बन चुके हैं, वो तो चीज़ें आ चुके हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब या खान साहब पे भी लगाए हैं कि वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। कोई शाह महमूद कुरैशी साहब का बताएंगे उन्होंने क्या बताया सर अपने बयान में वहाँ पे साइफर के? जी रब साहब, मैं आपको इसमें एक बात की बड़ी वजाहत कर दूं जो कि गलतुल आम है सर। वो ये है कि जो आजम खान साहब हैं, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, वो वादा माफ गवाह बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। वादा माफ गवाह वो होता है कि जिसको पहले मुलजिम के तौर पे जो है वो उस पे चालान में उसका जिक्र होता है, और उसके बाद वो फिर वादा माफ गवाह की वो जो रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद उसको जो है इस बात पे कि उसको माफी दे दी जाएगी और वो बयान दे, वो प्रोसेस नहीं है। तो मुलजिम है, वो को अक्यूज है, वो सिर्फ 2 है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आजम खान साहब को अक्यूज है इस केस में? खान साहब और कोई अक्यूज नहीं है, वो इस्तिगासा के गवाह है। ही इज द प्रोसिक्यूशन विटनेस। वो जो चालान में जो एक लिस्ट होती है प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की, वो उसमें है, और मुल्जिमान इसमें जो नामजद है वो सिर्फ 2 हैं। लेकिन उनका जो बयान है वो हमने भी पढ़ा है, आपने यकीनी तौर पर आपने तो एक लफ्ज पढ़ा होगा, हमने रिपोर्ट भी किया था अपने प्रोग्राम में। वो तो सारा खान साहब के खिलाफ जाते हैं। कम से कम जो मुझे लगा था 8 के करीब चार्जशीट है, वो तो खान साहब के खिलाफ चार्जशीट है सीधी सीधी, जो आप कह रहे हैं गवाह हैं। सो ही इज अ वेरी पावरफुल विटनेस। फिर आपने तो बहुत बड़ा नहीं वो ब्रेक थ्रू किया एक तरह के। खान साहब के सबसे करीबी आदमी को आपने गवाह बना के 8 उन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं जिसपे खान साहब को सजा हो सकती है उनकी गवाही पे। देखिए, वो आपकी नजर से भी गुजरी होगी। उन्होंने जो 161 का बयान दिया है वो शायद वो पूरे जो है वो बिल्कुल मुश्तहिर हो चुका है। आपने भी वो पढ़ा होगा। तो यकीनन उन्होंने जो बयान दिया है वो इस्तिगासा की स्टोरी को सपोर्ट कर रहा है, इस्तिगासा के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही है। तो इसलिए वो एक बड़े अहम इस्तिगासा के गवाह है। लेकिन जहां तक शाह महमूद कुरैशी साहब के आप बयान का जिक्र कर रहे हैं सर, तो वो चूंकि इसमें नामजद मुल्जिम है, उन पे ये इल्जाम है इन पूरे जराइम का, तो उसमें ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है वो दौरान तफ्तीश उनकी स्टेटमेंट लेती है जी। वो आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी का इस केस में शायद 10 या 11 रोज का जिस्मानी रिमांड भी जो है वो FIA ने दिया था, और वो उनका जो रिमांड होता है उसके दौरान जो तफ्तीश होती है वो डेली डायरीज, वो जो जिम्मियां होती है वो उसका हिस्सा होता है। उसको जो है वो मुश्तहर नहीं किया जाता, वो सिर्फ अदालत के पढ़ने के लिए होता है। तो उनका जो मौक़िफ़ है वो तब आएगा जब इस्तिगासा की शहादत कंप्लीट हो जाएगी,
तो फिर जो मुल्ज़मान होते हैं उनको एक क्वेश्चन दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, जिसमें वो फिर अपना डिफेंस बयान करते हैं कि उनके खिलाफ क्यों ये अच्छा सर, मुकदमा शाहबुद बनाया कुरैशी गया साहब को एक और अपने धचका defense लगा में वो है। क्या कहना चाहते हैं। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि उन्होंने जमानत की दरखास्त दी हुई थी साइफर में, विच हैज़ बीन रिजेक्टेड। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा इस केस का वो होने वाला है, सज़ाओं के चांसेस जा रहे हैं कि जमानत नहीं हो रही है एक मुलजिम की। इट मीन्स के ये बड़ा सीरियस केस है, केस सज़ाओं की तरफ जा रहा है खान साहब की और कुरैशी साहब की। देखिए, बात यह है कि जमानत ना होना ये भी एक यकीनन एक खतरे की घंटी तो होती है कि जिससे ये तो जाहिर होता है कि कोर्ट ने जो उनके सामने रिकॉर्ड था या जो शहादतें थी या जो मटेरियल था उसमें उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि उनको जो है वो जमानत दी जाए। लेकिन ये जो जमानत की जो फाइंडिंग्स होती हैं ये टेंटेटिव नौयत की होती हैं, इसमें कोई ज्यादा शहादतें जो है उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जो सीधी सीधी बातें हैं उसमें देखा जाता है। तो देखिए, मैं ये कहूंगा कि मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इसमें जरूर उनको सजाएं ही होंगी। देखिए, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस पेश करना होता है अदालत के सामने, शहादतें पेश करनी होती हैं और पूरे इवेंट्स को जो है वो कड़ियों से कड़ी में लानी पड़ती है। तो इसी तरह डिफेंस का भी ये हक होता है। अच्छा, लास्टली सर जी, टाइम थोड़ा रहेगा, लास्टली आपने बड़ी तफसील से बड़ी इंतहाई अहम चीज़ें बताई हैं। जजमेंट है ये इसकी फैज़ाबाद ये धरने की, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी साहब ने उन्होंने ये लिखी है, एक पैरा उन्होंने लिखा है जिसमें उन्होंने कहा जनाब कि फैज़ाबाद धरने पे जो हमारी जजमेंट थी, अगर उस पर अमल दरामद होता, लोगों को सजाएं मिलती, डील किया जाता, तो ये 9 मई वाले वाक़यात ना होते जो PTI पे जिस पे इल्ज़ाम लगते और लोग भी गिरफ्तार हैं। आप समझते हैं कि कल को रिव्यू पिटीशन डालनी है जो मिलिट्री या कोर्ट्स के खिलाफ गई थी सिविलियन के ट्रायल की, तो ये जो उन्होंने आज लिखा है ये 9 मई वाला लिंक किया है फैज़ाबाद के साथ, वुड हैव इट एनी इम्पैक्ट ऑन रिव्यू पिटीशन जो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ हुकूमत फाइल करने वाली है? देखिए, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो रिव्यू होता है उसका अपना स्कोप जो है वो बड़ा महदूद होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपने जो एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द जजमेंट है, जो गलती है उसको जो है वो सामने लाना होता है और अदालत में उसको देखना होता है। तो उसके बारे में तो मैं ऐसा कोई एंटिसिपेट ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो रिव्यू दाखिल होगी तो फिर उस पर अदालत क्या फैसला करेगी वो अदालत। बिल्कुल ठीक। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा साइफर से मुतल्लिक, के बहुत अहम क्वेश्चन है। शाह खबर साहब, जो FIR का इंदराज हुआ था, 2 उसके अंदर एलिगेशन थे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। साइफर की कॉपी, जिसका सील शुदा कॉपी की गुमशुदगी, और दूसरा उस तरीके जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया। मार्च 2022 में साइफर की सील कॉपी गई थी फेडरल गवर्नमेंट के पास, कैबिनेट भी आई, उसके बाद वो डिसअपेयर हो गई। लास्ट मंथ अक्टूबर में वो कॉपी कैबिनेट डिवीजन में सील शुदा कॉपी मौजूद थी, ऑफिशियल चैनल के जरिए से प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी, कैबिनेट ने अप्रूवल दी, और वो कॉपी इस वक्त फॉरेन ऑफिस में मौजूद है। तो क्या आप समझते हैं कि ये वो जो कॉपी अब मिल गई है, आपके FIR का एक बड़ा फोकस है इसके ऊपर कि साइफर की कॉपी गुम हो गई, इस केस के ऊपर जो ट्रायल अब जारी है, साइफर की कॉपी का मिल जाना किस हद तक इंपैक्ट क्रिएट करेगा आपके केस के ऊपर? जी देखिए, ये भी एक गलत तासुर है, मैं आपको बताऊं जी। देखिए, जब ये साइफर आया था और उस वक्त सेक्रेटरी खारजा ने उसको जो है उसकी 4 कॉपीज प्रिपेयर करने के लिए कहा था, जिसमें एक कॉपी जो प्राइम मिनिस्टर की भी थी। तो वो ये बात तो बिल्कुल दूसरी, उसमें कोई राय नहीं है। ये इस्तिगासा का केस भी है, FIA का केस भी यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर को कॉपी भेजी गई थी जी, वो वापस नहीं आई। और उसमें आपने देखा है कि जो इस्तिगासा का केस भी ये है कि वो जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने पूछा, क्योंकि वो उन्होंने अपने पास रख ली थी, ठीक, तो उन्होंने 1-2 दिन के बाद जब पूछा कि हमने SOP के मुताबिक उसको वापस भेजना है वजारत खारजा में, तो फिर साबिक वजीर आजम ने ये उनको कहा कि वो मुझसे कहीं गुम हो गई है। लेकिन वो फिर 27 मार्च को वो उन्होंने एक जो है कागज लहराया जलसा आम में, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि ये वो एक खत है जो मुझे आया है जो कि साजिश का नतीजा है। तो इसलिए वो जो कैबिनेट डिवीजन वाला बात है वो मेरा ख्याल में कि उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक प्राइम मिनिस्टर की जो कॉपी थी वो कभी भी वापस नहीं आई, वो नहीं मिली, और इस पे खान साहब ने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में इसका बरमला इजहार भी किया है कि वो मुझे मिली थी, मैंने कहीं पे मुझसे गुम हो गई थी और फिर वापस नहीं मिली।
तो ये उसमें हकीकत है सारी जो है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसील के साथ बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज पे वजाहत के साथ बयान किया। मेरा एक ब्रेक के बाद बड़ी स्टोरी आपके पास। बिल्कुल जी, 100 बिलियन रुपीस की इट्स ए मैसिव स्टोरी जो मेरा ख्याल सोहेल भट्टी साहब के पास है जी। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और इसके ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि 100 अरब रुपए किन कंपनियों को किस मद में अदा किए गए। जुलाई 2023 में बिजली के निर्खों में ऐसा रिकॉर्ड इजाफा हुआ कि जिसके बाद हमने देखा कि पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज था, लोग सड़कों पर निकले होते, बिल अदा नहीं कर सकते थे। हमें वजह बताई गई थी कि IMF का प्रोग्राम है, गर्दशी कर्जा बढ़ रहा है, बिजली की पैदावारी लागत असल अखराजात के साथ आवाम से हम हर सूरत वसूल करनी है। बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया गया। उसके बाद अब पता चला कि टैरिफ बढ़ाने के बावजूद एक तो गर्दशी कर्जे में इजाफा हो रहा है, दूसरा ये हमें दस्तावेज मिली जो कि कबीना कमेटी बराए तवानाई के 20 नवंबर को होने वाले इजलास में पेश की जाएगी, जिसमें ये इस एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट में बताया गया है। क्लास साहब आप सुनकर हैरान होंगे, टैरिफ हमने बढ़ाया, उसके बावजूद ना तो हमारी बिजली चोरी में कमी हुई है और ना उसके साथ जो हमारे इनएफिशिएंसीज लॉसेस में उसमें कमी हुई। पता ये चला है कि सिर्फ उसके साथ साथ IPPs को जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो कलेक्शन करती हैं, पावर डिवीजन उसको मॉनिटर करते हैं। राशिद लंगड़ियाल साहब बैठे हुए हैं, लैपटॉप पूरा सिस्टम है उनके पास, हर चीज़ कहते हैं कि रियल टाइम मेरे पास आ रही है। उनको ये नहीं पता कि सिर्फ जुलाई से सितंबर 2023 के दौरान जो बिजली के सर्कुलर डेट है वो 227 अरब रुपये बढ़ गया है और गुज़श्ता साल इसी अरसे में 185 अरब रुपये बढ़ा था। मतलब एक बिजली का रेट आपने बढ़ाया भी है, रिकवरी भी की, FIRें हुई, छोटे मोटे चोरों को भी पकड़ा, उसके बावजूद 227 अरब रुपये सिर्फ 3 माह में बढ़ गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब इन्होंने अदायगियों में तखीर करते हैं, गुज़श्ता साल IPPs को अदायगियाँ तखीर से करने के नतीजे में इन्होंने 100 अरब रुपए इजाफी उनको अदा किए जुर्माने की मद में। आम आदमी को इजाफी नहीं समझ आता जी। मार्कअप दिया, सूद अदा किया है, लेट पेमेंट पे जो बैंकों को आप ये करते हैं या एक कंपनी, उन्होंने 100 अरब रुपया आपसे सूद वसूल किया कि आपने उनको लेट पेमेंट किया है और उसका बिल बनाया है। जी बिल्कुल ऐसा। और ये है आम आदमी को इस तरह समझ आता है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इस मद में वसूल किए और वसूल उनको देने के बाद फिर ये वसूली डाल दी गई हमारे ऊपर कि जब मैंने बिल अपना टाइम पे अदा किया, आपने अपना बिल टाइम पे अदा किया, हमारे कैमरामैन अपने बिल टाइम पे अदा करते हैं, फिर ये 100 अरब की मजीद रिकवरी हम पे डाल दी जाती है, वो भी हम देंगे। तो ये एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। और उसके साथ जो मजीद इस डॉक्यूमेंट के अंदर तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक एक तो इन्होंने ये 100 रुपये ये अदा कर दिए और उसके साथ साथ इस रवा माली साल के 3 माह में जुलाई से सितंबर के दौरान 85 अरब रुपए इस मद में मजीद हमने अदा करने। वो पिछले साल की बात कर रहा था मैं, इस रवा माली साल 185 अरब रुपये हम सूद देंगे इनको क्योंकि हमने पैसे टाइम पे नहीं दिए। उन्होंने कैलकुलेशन करके बिल भेज दिया है कि 185 अरब। वैसे ये लगता है तो यहाँ तो सोने की कानें खुली हुई हैं भट्टी साहब कि इतना पैसा हमारे पास है जी, बैंकों को हम दे रहे हैं। सर इस वक्त बैंकों का सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो हमारे हुकूमत पाकिस्तान है। शॉर्ट टर्म 22 से 25% वो ले रहे हैं, हुकूमत उनसे बारो कर रही है। 90% तो हुकूमत बारो करती है, बैंक वाले इस वक्त किसी को पैसे नहीं देते, हुकूमत उनकी क्लाइंट। वो सूद जो होता है वो भी हम दे रहे हैं, अवाम दे रही है। अब आप बता रहे हैं 185 बिलियन रुपीज लेट पेमेंट जो हमने बिल दिए हैं जी, उन्होंने नहीं दिए। 185 बिलियन रुपीस के टैक्स लगा के लोगों से फिर रिकवरी करेंगे। इससे ज्यादा शानदार मुल्क क्या मिलेगा आपको? क्या थोड़ा सा मजीद सुनिए सर। जब राशिद लंगड़ियाल साहब हमें ब्रीफिंग्स देते रहे कि FIRs हो रही हैं, थेफ्ट को रोकने के खिलाफ जा रहे हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको फारिग कर रहे हैं, इस 3 माह के दौरान 222 अरब रुपए की रिकवरी नहीं हुई। ये अलग है जो रिकवरी नहीं कर सके। उसके बाद 86 अरब रुपए की बिजली चोरी हो गई है। इधर से FIR हो रही हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं। मसला क्या था सर? 5,000, 8,000, 10,000 वाले चोर के पीछे गया ये, जहां पे महीने की करोड़ों अरब रुपए की चोरी हो रही थी, वहां पे पर जलते थे राशिद लंगड़ियाल साहब की टीम की। अरबों करोड़ों की होती है। लाहौर चले जाएं आप, शेखोपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, जितने बड़े बड़े आप कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं वहां पे, सिंध में भी थे, कुछ शहर बताया था KP के, तो बस वो तो फ्लैट्स है ना जनाब, वो तो डोमेस्टिक भी डायरेक्ट चोरी कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हाथ नहीं डाल सकते। लाहौर में तो आपको हाथ डालने में कोई बंदूक नहीं उठाता, आप कार्रवाई कर सकते। उन्होंने वैसे मुझे याद है लंगड़ियाल साहब ने एक बताया था, मोहल्ले का मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा हम वहाँ पे बिल भेजने के लिए जाते हैं ना, आप बैठे हुए थे मेरा ख्याल उस दिन जब हम लंगड़ियाल साहब ने वो दी थी ब्रीफिंग, तो उन्होंने एक मोहल्ले का नाम लिया था। उन्होंने कहा मशहूर ज़माना वहाँ पर जब वो लेने जाते हैं बिल तो मर्द जो है वो घर छोड़ के चले जाते हैं, खवातीन बर्तन उठा के आती हैं और वापडा वालों को मारती हैं। उन्होंने आपको याद होगा बिल्कुल ऐसा, हम तो बिल नहीं ले सकते, जो ही लेने जाते हैं तो खवातीन बर्तन घर के उठा के हमें बर्तनों से मारती हैं, तो फिर तो मजबूरी है सर। चलिए यहाँ तो खवातीन की मजबूरी थी, 4-5 फैक्ट्रियों का रुख कर लेते जो मुख्तलिफ तरीके से आपको बड़ा हैवी लॉस पहुंचा रही हैं। वहाँ मसला था कि फ़ोन कॉल चलाने का खतरा होता, उस तरफ गए नहीं। उसके बाद अब मोहम्मद अली साहब मिनिस्टर हैं, उनके पास फिंगर टिप्स के ऊपर तमाम चीज़ें, तमाम इन मसाइल का हल। लेकिन इस वक्त तक छोटी मोटी चोरी के खिलाफ
ये रिकवरी को थोड़ा टाइट करने के खिलाफ, अभी तक वो कोई चीज़ यार, इंप्लीमेंट मुझे नहीं तो कर ये सुन सके। के मतलब रेश पड़ने वाला दौरा पड़े 185 बिलियन रुपीस आपने सूद पे लेट सिर्फ 15 माह में जी। यार ये इट्स मैसिव ह्यूज थिंग के आप अपने अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से मैनेज भी नहीं कर पा रहे। 185 बिलियन रुपीस आपने जो मतलब नहीं देने थे ना, अगर टाइम पे देते, हम तो टाइम पे बिल दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे उनका था, वो आपने 150। उसकी वजह यह है, आप तो जानते हैं इन खबरों को, मोस्टली आईपीपीज जो है ना, दे आर ओन्ड बाई रूलिंग लीड। ये आपके रूलिंग लीड के इन्हीं के लोगों के ये प्लांट्स हैं, यही बेनिफिशरीज हैं, इनके बच्चे हूँ, इनके फ्रंट मैन हूँ, ऑफ शोर कंपनीज हूँ। सो ये सारा बिजनेस जो है ना आईपीपीज का, जो पैसा जा रहा है ये वहाँ पे जा रहा होता है। मेरे ख्याल को नाम बताना चाह रहे थे, ये तो ये रोना धोना चलता रहेगा कि 2-4 नाम थे इससे पहले के प्रोग्राम खत्म हो जाए। पाकिस्तानी ऐसे जो अच्छे कारनामे भी सर अंजाम देते हैं जी, बिल्कुल ऐसा नाज़रीन। ये 3 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको बरतानवी हुकूमत की जानिब से किंग चार्ल्स III अवार्ड के तहत उनको उनके बड़े अवार्ड्स हैं वो देने का फैसला किया गया है। वजारत खारजा ने एक समरी वफाकी kabina को ये समरी अरसाल की गई। वफाकी kabina ने सर्कुलेशन के जरिए से मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक साहब शकील और रहमान साहब हैं, ये सीनियर सिक्योरिटी मैनेजर हैं उनके हाई कमीशन इस्लामाबाद में, और इन्होंने यूके पाकिस्तान रिलेशनशिप के अंदर बड़ी शानदार खिदमात सर अंजाम दी। इनको एग्जैक्टली इनको मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड दिया जाएगा। और फेडरल गवर्नमेंट से इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी रिक्वायर्ड थी कि ये अवार्ड रिसीव कर लें, तो उसको अब मंजूरी दे दी गई, हासिल कर सकते हैं। उसके बाद शकील साहब को जी, उसके बाद जुनेद अली साहब हैं, ये कम्युनिटी वॉलंटियर थे। इन्होंने ईस्ट लंदन के अंदर कम्युनिटी की कोविड के दौरान कोविड-19 के दौरान इन्होंने बहुत शानदार खिदमात सर अंजाम दी। बरतानवी गवर्नमेंट ने इनकी खिदमात को सराहा है, जिसकी वजह से इनको ब्रिटिश एम्पायर मेडल दिया जाएगा, और वफाकी हुकूमत ने इनको इजाज़त दी है कि आप ये वसूल कर लें। उसके साथ एक खातून है फरिया उस्मान साहिबा, इन्होंने भी ब्रिटिश एम्पायर इनको मेडल दिया जाएगा। इन्होंने अंडर प्रिविलेज जो कम्युनिटी थी उसके अंदर डाइवर्सिटी और इक्वलिटी के हवाले से बड़ा रोल प्ले किया। इनको फरिया साहब मुबारक हो। एक हमारे भी दोस्त हैं आरिफ अनीस साहब, उन्होंने भी बड़ा रोल अदा किया। उनको अभी वहाँ पे प्रिंस ने मेडल दिया है। उन्होंने ब्रिटेन में बड़ा उन्होंने काम किया, जब कोविड आया था ना, वहीं पे होते हैं, मुल्तान से हैं हमारे, और बड़ा इज़ अ वंडरफुल मैन और मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, और बड़ा उन्होंने काम किया था कोविड के दिनों में। वो जो आपके हेल्थ वर्कर थे या दीगर लोग, उनके लिए इन्होंने फूड सप्लाई करने के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया था। तो आरिफ अनीस साहब को जो है, उनको भी मैं देख रहा था पिछले दिनों, वो प्रिंस जो हैं उनको मेडल उनको दे रहे थे उनके सर्विसेज का। सो आरिफ अनीस साहब हूँ, फरिया साहबा हूँ, ये जुनैद साहब हूँ, शकील साहब हूँ, दे आर आवर प्राइड, वी आर प्राउड ऑफ देम। और बड़ी खुशी की खबर है उनके लिए भी हमारे लिए है कि अल्टीमेटली अदरवाइज पूरी दुनिया से हमारे लिए बुरी खबरें आती हैं कि फलां पकड़ा गया, फलां ये हो गया, ये पाकिस्तानियों का। चलें बड़े से बाद ये खबरें भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हमारे मेडल्स भी दिए जाते हैं, सर्विसेज को रिकगनाइज भी किया जाता है। बिल्कुल का साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तानियों को बरतानी हुकूमत की जानिब से उनकी आला खिदमात पर मेडल मिलना बड़ा हौसला अफजा बात है। तो ज़रूरत इस चीज़ की, अगर ये लोग वहाँ जाकर ऐसे खिदमात से अंजाम देते तो हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसे लोगों को इस तरह की अजीम खिदमात अदा करने में समटाइम कुछ मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन ये यकीनी तौर के ऊपर एक अच्छी एक शुरुआत है, और पाकिस्तान में भी इनकी सर्विसेज को यकीनी तौर के ऊपर कंसीडर होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।